नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। ये जो है ये कहानी बेटियों का नसीब उसका सेकंड पार्ट है। और पहला पार्ट यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस कहानी के पहले पार्ट को पढ़ लीजिएगा। चलिए इस कहानी का पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हुआ था उसमें रिया ने रमन से शादी की, लेकिन रमन के घर वाले चाहते थे कि रिया की शादी में कार आए, लेकिन रिया नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसको कार दें। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। खुद उन लोगों का रवैया कितना बुरा था रिया के साथ। रमन की मां ने 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी। विदाई के वक्त जो रुपये मिले थे वो सारे रमन की बड़ी बहन ने ले लिए थे, और जो उसके पर्स में उसके बड़े भैया ने 20,000 रुपये रखे थे वो भी निकाल लिए। वह ऐसी बातें नहीं सोचना चाहती थी, पर फिर भी मन में ऐसी ही बातें आ रही थी। फिर वो ये भी जानती थी कि ये सब कुछ दिनों की ही बात नहीं है, उसे सारी उम्र ये सब झेलना पड़ेगा। शायद वो कूड़ कूड़ कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारों पर नहीं चलूंगी, रिया सोचे जा रही थी। लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानी तो जाने मेरे साथ क्या हो। ना तो रमन उसे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी अब ननद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ हूं मैं, जो रमन के जरा सा प्यार से बोलने पर सोचे जा रही थी कि रमन मुझे प्यार करते हैं और वो अपने घर वालों की तरह नहीं है। अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि रमन ने उसे शादी क्यों की थी। इस साजिश में सभी मिले हुए थे और रमन ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था। और मैं बेवकूफ रमन की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। रिया रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि जाने कौन से पहर में उसकी आंखें लग गई। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बजे थे और पूजा घर में रिया की मम्मी आरती गा रही थी। वो चुपचाप लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई केवल 2 दिन में ही उसकी जिंदगी बदल चुकी है। क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा, पराया हो गया है। और घर छोड़ो, रिया तो खुद अपने लिए अजनबी हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में ये घर पराया हो गया था। शादी के 7 फेरों ने सब कुछ बदल दिया था, और जिस घर में विवाह की रस्में निभा कर गई थी वही उसकी कोई हैसियत नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री से गुजरी थी रिया ने, शायद ही कभी उदास होती थी। और इन 2 दिनों में लगता था कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए आंखों में घर बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश ये सब सपना होता और वो पहले की तरह आजाद होती। वो सोच रही थी कि जब 2 दिन में इतना परेशान हो गई तो सारी जिंदगी कैसे काटेगी। रिया सीधी सादी खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना होगा। नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएंगी, और पापा, वो तो मुझे अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उनकी तकलीफ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो सारी असलियत जानकर एक पल भी नहीं जी सकते। भाई और भाभीियों को भी वो तकलीफ देना नहीं चाहती थी। इसलिए जब शाम को रमन उसे लेने आए तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें करते रहे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफी का दौर चला और फिर उसके बाद वो रमन के साथ विदा हो गई। आज रिया का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबसे गले लगकर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए और वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। उसका दिल बागी हो रहा था, पर वो अब तक ब्याहता औरत थी, एक कुंवारी लड़की नहीं। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब उसे सब रमन के नाम से पहचानते हैं, और अगर वो रमन से रिश्ता तोड़ेगी तो उसकी हैसियत समाज के सामने 2 टके की रह जाएगी। वह कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। वापसी पर रमन बहुत खुश थे। रिया से इधर उधर की बातें करने लगे और वो अपने मन में डर रही थी कि अभी अपने सवाल पर आ जाएंगे, और आखिर उसका डर सामने आ गया। रमन ने अचानक पूछा, अपने पापा से गाड़ी की बात की? जी, वो मैं, बोलो, मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, रमन ने बहुत कड़क लहजे में कहा।
कमाल है, मैंने तुम्हें रात में फोन करके याद दिलाया और फिर भी तुम मुझे कैसे भूल गई तुम इस बात को। रमन गुस्से से रिया से बोले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्यार से बोलने वाला रमन ये नहीं कोई और इंसान था। रिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं किया रिया का। वह ऐसे ही बैठी थी जैसे सब कुछ हार कर आई हो। गहरी थकान और उदासी उसके पूरे वजूद में समाई हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में ठहरे हुए आंसुओं की जगह की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। उसके होठों पर सजी हुई जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को कौन जान सकता था। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में आई तो रमन उसके पीछे पीछे चले आए, वो भी बहुत खुश और हंसते हुए। वह रिया को देखकर चौंके। कितनी उदास क्यों हो? उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। वह आंखें चुराकर बोली। लेकिन सर क्या? रिया का तो पूरा वजूद दुख रहा था। ओह, दूध के साथ गोली ले लो, रमन ने चिंता जताई। रिया का दिल किया कि कह दे, कोई ऐसी गोली दे दीजिए जिसे खाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊं, पर बोली नहीं। अभी सो जाऊंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्यों, रात भर जाग रही थी? नहीं। उसका दिल किया कि कह दे, नींद ने उसे अपने गोद में लेकर बहुत जल्दी सारी तकलीफ देह सोचों से आजाद कर दिया था। पर वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं। उसने बात खत्म की और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन वो सारी रात सो न सकी। रमन उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो गए थे और वह सारी रात आंसू बहाती रही थी। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो दो दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है, जिंदगी की खूबसूरत मोड़ होता है, दो दिलों के लिए खुशियों का संगम होता है। अपने घर में भाभियों को देखकर तो यही लगता था रिया को कि शादी के बाद लड़कियों को सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं, साथ ही साथ उनकी अहमियत भी बढ़ जाती है। किस तरह भाभीियों के चेहरे शर्म और खुशी से लबरेज रहते थे। भाभीियों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था और दोनों भाभीियों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हैं वो। उन्हें देखकर रिया ने भी सोचा था कि उनकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। पर आज पता चला कि लोग बेटियों के जन्म पर ही क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि बेटियों के नसीब से डर लगता है। लेकिन रिया के जन्म पर घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई। पिता उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वो थी भी बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी। सोचते सोचते जाने कब रिया की आंख लग गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा या भाई भाभी हमेशा फोन करते रहते थे तो वो अपनी आवाज में खुशी घोलकर बातें करती थी। तब इसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती थी। पूरे महीने भर बाद रिया रमन के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था, वो तो भैया को भेज रहे थे लाने के लिए, पर रमन ने ही आगे बढ़कर कहा था कि वो आ जाएंगे रिया को लेकर। रमन बड़े खुश लग रहे थे। जैसे कि दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकले, रमन की मां ने आवाज देकर रमन को बुलाया। रमन! रिया के मन में खतरे की घंटी बज गई। वह काफी जोर से शायद रिया को सुनाने के लिए बोल रही थी। अपनी पत्नी को बोल दो अपने माँ बाप से गाड़ी की चाबी और कागज लेकर ही आए, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। रिया को ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने दीवार पकड़ लिया, नहीं तो वो गिर जाती। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठती चली गई। रमन की माँ बोलकर अंदर चली गई थी। रमन वहीं सोफे पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। रिया का दिल कर रहा था कि वह कहीं नहीं जाए, मना कर दे मायका जाने से, पर उसे पता था ऐसा मुमकिन नहीं था। रमन ने बाइक निकाली और वो पीछे जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी से कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सब खुश हो रहे थे। भाभी के बच्चों ने रिया को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंसाकर मिलना पड़ता। सब उसे देखकर हैरान ही रहे थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या ससुराल में खाने को नहीं मिलता?
सास और ननद का व्यवहार कैसा है? और रिया, सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती रही। रात के खाने के बाद रमन ने रिया से कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ, तो उसका दिल धक से रह गया। वह उस जहन्नुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर रमन ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वह उसे छोड़कर और सबको प्रणाम करके चले गए। रिया रहने के लिए तो आई नहीं थी, इसलिए कोई सामान भी लेकर नहीं आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन रिया ने झूठ बोला कि मैं ही आप सबके लिए रुकना चाहती थी। रमन तो मान ही नहीं रहे थे। उन्हें तो बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अब मैं कुछ दिन आप सबके साथ रहूंगी। रिया ने देखा, उसकी बात सुनकर मम्मी कुछ सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी लोग चुप थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जहां रिया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे, अपने बिस्तर पर गिरकर वो रोने लगी। और तब वो चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी आंसू भरी आंखों को उसने खोलकर देखा। बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थी। रिया, रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? रमन से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल किए जा रही थी। नहीं भाभी, आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है रिया? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। तुम शादी के पहले दिन से मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर रिया बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे थोड़ी देर रोने दिया और फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया। उसके बालों में हाथ फेरा, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे, और फिर रिया ने सोचा, आज भाभी को सब बता देगी। अगर आज वो चुप रही तो गम की शिद्दत से उसका सर फट जाएगा। फिर उनके प्यार भरे रवैये से उसे हौसला भी मिला था कि वो अकेली नहीं है। उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। और फिर उसने भाभी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी, और जैसे सब कुछ बताकर उसका दिल हल्का हो गया। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छट गए, लेकिन भाभी बेचारे पर तो हैरत और गम का पहाड़ ही टूट पड़े थे। जैसे वो सोच भी नहीं सकती थी कि रमन जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से घूम कर आया है, उसकी सोच ऐसी हो सकती है। कितनी देर तक वो सदमे की वजह से एक लफ्ज तक नहीं बोल पाई। उनकी प्यारी ननद जो घर भर की लाडली थी, वो बेहद अच्छी आदतों के मालिक थी। उसका नसीब ऐसा होगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसे गले लगाकर बहुत ही प्यार किया और उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बड़ी है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो 100 गाड़ियां कुर्बान। मगर भाभी, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनका डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या जिंदगी की खुशियां इस बेजान चीजों से मिलती हैं? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। लेकिन रमन खुद इंजीनियर हैं, अच्छी सैलरी भी मिलती है उनकी। अब रिया क्या कहती? वह तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। अब क्या किया जाए? भाभी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि मैं कुछ दिनों के लिए यही रहूंगी। तुम 100 बार यहाँ रहो मेरी जान, लेकिन कहीं हालत ज्यादा खराब ना हो जाए। रिया अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब इतनी सारी चीजें लेकर वो खुश नहीं हुए, तो क्या जिंदगी इस तरह से गुजरती है? क्या घर इस तरह से बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वो लोग जरा सा भी खुश नहीं थे। अगर जिंदगी ऐसी ही गुजरनी है, तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। रमन की माँ तो जैसे मुझसे नफरत ही करती है। वो इस तरह मुझे देखती है कि मेरा मन करता है कि कहीं जाकर छुप जाऊं। और रमन भी तो बहुत बड़े मतलबी हैं। शायद पढ़ाई करके उन्होंने यही सब सीख ली है। नहीं रिया, रमन ऐसे नहीं हो सकते।
दरअसल इकलौते बेटे माँ के असर में ज्यादा होते हैं। शायद जब वो अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही हो। मुझे रात के नाम से डर लगने लगा है कि अब उस शख्स से मेरा सामना होगा। तो भाभी, आप ही बताइए सारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी और अलग घर में मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हूं भाभी। लेकिन लेकिन छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उसके मुकाबले में रमन को पसंद किया। क्यों? फैसला तो मुझसे तुमसे पूछ कर लिया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी विदेश रिटर्न बंदा पसंद आ गया था शादी के लिए। मुझे लगा था कि वो ज्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब रिया उसे पूरी बात क्या कहती, क्या बताती। फैसला तो दरअसल आसमानों में तय होते हैं। तुम ज्यादा सोचो मत। तुम्हारे पापा और दोनों भाई हैं सोचने के लिए। वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। तुमने ठीक कहा है। कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वह तो ठीक है भाभी, मगर ऐसी घटिया बातों को मेरा मन नहीं मानता। रिया, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश रमन की माँ की होगी। रमन बेचारे मजबूर हो गए होंगे। भाभी अंदर से खुद परेशान थी, पर रिया को दिलासा दे रही थी। रिया को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर एक बार भी रमन का फोन तक नहीं आया था। पर रिया को इस बात का कोई गम नहीं था। वो यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीियों की किस्मत पर रस आता था। उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। और एक वह थी। बड़ी भाभी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब रिया की मम्मी उनसे ये पूछती कि क्या बात है, रिया यहाँ क्यों रह रही है। तब वो उन्हें समझाती, आप भी कैसी बातें कर रही है माँ। क्या शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई वजह तो होनी चाहिए। अभी तो शादी के 2 ढाई महीने ही हुए हैं। शुरू के दिन तो पति पत्नी के साथ के होते हैं, और रिया को यहाँ आए पूरा 1 महीना होने वाला है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर रमन बाबू भी मिलने नहीं आए। बहू, मुझे तो डर लग रहा है। उस लड़की से पूछो खैरियत से तो आई है ना, कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई। अरे नहीं माँ, क्या आपको लगता है हमारी रिया किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों? क्या हुआ? देखने में तो ठीक ही लग रही है। रिया उधर से ही गुजर रही थी। उसकी आंखें बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह से अपने माता पिता के घर नहीं रह सकती? अभी कल की ही तो बात है जब इस घर से उसकी विदाई हुई थी। वह बेफिक्री के दिन, खुशियों के पल और लाड़ प्यार की घड़ियां। यह वक्त इतनी जल्दी से क्यों गुजर गया? प्यार और खुशियों वाले दिन कहाँ गए? और उन्हीं बेचैन पलों में रिया को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसे बहुत दुख हुआ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बेयकीनियों की गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। बड़ी भाभी ये जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। कुदरत तुम्हारे पैरों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर रिया सोच रही थी कि जब दिल ही टूट गया है तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन रमन आ गए। रिया को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। और रमन रिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे। रिया के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उनकी पत्नी को मां बनने वाली थी, आज उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। पर रिया ने बहुत तंज से कहा, अपनी मां से पूछ लीजिए,
गाड़ी के बिना वो अपनी बहू को अपने घर आने देगी? अरे गाड़ी तो 1 हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी। ये देखो चाबी, उसी गाड़ी से तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और रिया तो ये सब जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर ही इतना कुछ हो गया। ये सब जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे रमन की माँ के कड़वे बोल याद आ गए कि अपनी पत्नी को बोल दो गाड़ी लेकर आए, वरना अपने माँ बाप के घर ही रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। उसका अपना आप चकनाचूर हो गया था और ये देखने की किसी को फुर्सत भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो रमन के साथ चली गई। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं बताई? वो शिकायत कर रही थी। शिकायतें तो उसके पास भी बेहिसाब थी, मगर उसने बेहद सपाट लहजे में कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए था? रमन ने तंज कसा। इतने दिन बाद वो घर आई थी, पर किसी को भी उसके आने की खुशी नहीं हुई थी। सबको बस गाड़ी की फिक्र थी। रमन को भी रिया का जरा सा भी ध्यान नहीं था, ना उसके आराम का और ना ही अच्छी खुराक का। रमन ने एक बार भी नहीं सोचा था कि रिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वो वापस ही नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती थी, इसलिए किचन का काम रिया को ही करना पड़ता था। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय ऐसा चक्कर आया कि वो गिरकर बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो खुद को सोफे पर पड़े हुए पाया। पता नहीं यहां तक उसे कौन लेकर आया था। रिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। रमन के पिता की आवाजें आ रही थी, इस हालात में इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया है उसका? अगर सर फट जाता तो क्या हो गया? फटा तो नहीं ना? रीना की मां की आवाज आई। यह सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने। भगवान से डरो, उसके पापा के घर में नौकर लगे हैं। उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो, क्या हुआ है उसकी हालत को? ठीक ठाक है? हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। यह कोई अनोखा काम नहीं कर रही है। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो। आज ही मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ और इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बहुत कमजोर हो गई है। इस हालत में दूध फल वगैरह की भी जरूरत होती है। दोस्तों, कहानी का ये दूसरा पार्ट यहीं खत्म करते हैं और जानते हैं कि क्या रिया की सास उसे दूध वगैरह देती है कि नहीं, क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाती है या नहीं। देखते हैं रिया की जिंदगी में आगे क्या होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए, कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको यहाँ तक कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।